हेलो एस्पायरेंट्स, 18 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है हाईएस्ट वोटर टर्नआउट एवर फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो हमको जैसे पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। दीज आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ओनली। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करते हैं। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब ये इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनको जो वोट करते हैं, तो जो वोटिंग पावर्स जिनके पास है वो सारे मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो इसके अंदर एमपीज भी होते हैं, एमएलएस भी होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में सारे स्टेट के सारे स्टेट्स के एमएलएस, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लोअर हाउस ऑफ एवरी स्टेट। तो ये सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इसमें होते हैं। और 2 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये एमएलएस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारे इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वही दिया गया कि इलेक्टोरल कॉलेज में 776 एमपीज है, 4120 एमएलएस है। तो इन सारों ने वोट किया और इनका जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है वो 10,98,903 है। ऑफकोर्स ये नंबर हमको नहीं याद रखना है, लेकिन द पॉइंट इज कि जो वोट्स की वैल्यू होती है, तो ये इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एमपीज के वोट की वैल्यू अलग है और एमएलएस की वोट की वैल्यू अलग है। तो क्योंकि आइडिया ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट जो एमपीज की होगी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस। मतलब के सेंट्रल लेवल पे जो है एमपीज उनके और हर स्टेट, सारे स्टेट्स मिलके उनका वॉइस, उनका से इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इक्वल होता है। तो ये होता है एक्चुअली वैल्यू ऑफ वोट्स। मतलब समझ में आता है कि एमपीज की वैल्यू ऑफ वोट्स ज्यादा होगी। तो ये है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो अभी इलेक्शन हुए, इसके अंदर जो टर्नआउट हुआ तो वो ओवर 99% है, हाईएस्ट टर्नआउट एवर माना जाता है ये। तो जो अब तक के डेटा आया था उसके हिसाब से ये हाईएस्ट एवर टर्नआउट रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज हमने डिस्कस किया। रिमूवल जो प्रेसिडेंट का होता है वो इम्पीचमेंट से होते हैं। अब तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं किया गया है। तो टर्म 5 ईयर टर्म होता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 58। he should be citizen of India, 35 years प्लस एज होनी चाहिए, एटलीस्ट 35 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए। और वो लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शंस के लिए। और इसके अलावा और भी जो प्रोविजंस है, क्वालिफिकेशन है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, तो वो फिर एक्ट से होता है। तो ये और सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोटिंग होती है। मतलब हर एक कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए खड़े, जिनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े होना है, तो वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं। तो अगर ज्यादा लोग खड़े हो रहे हैं तो उसमें फिर जब वोटिंग का काउंटिंग होता है तो वोटिंग ऐसे होना चाहिए, अगर कोई कैंडिडेट को इलेक्ट होना है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होना है, तो उनको 50% प्लस वोट्स चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज के। तो अब अगर ज्यादा लोग हो गए तो वोट्स डिवाइड हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक्चुअली जो वोटिंग होती है, हर एक कैंडिडेट सिर्फ एक कैंडिडेट, हर एक इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करता। अगर समझो 5 कैंडिडेट्स खड़े प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में वोट करते। तो हर एक इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर, मतलब सारे एमपी एमएलए जो इलेक्टेड एमपी एमएलए है, वो अपने वोटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन, 5 है तो 5 प्रेफरेंस मैक्सिमम वो दे सकते हैं वोट। तो ये वो अपने प्रेफरेंसेस लिखते हैं और फिर फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होता है फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट में अगर कोई 5 में से एक कैंडिडेट को 50% प्लस वोट्स मिल गया तो वो इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ओवर। अगर नहीं होता है फर्स्ट राउंड में, किसी को भी 50% प्लस नहीं मिलता है, तो जो लीस्ट वोट जिनको मिला है वो रेस के बाहर हो जाते हैं। और जिन लोगों ने उनको वोट दिया था उनका सेकंड प्रेफरेंस वोट देखा जाता है और वो एडअप किया जाता है बाकी 4 लोगों में। अब देखा जाता है क्या 50% हुआ, अगर किसी एक का हो गया ग्रेट, वो इलेक्ट हो गए। नहीं हुआ अगर ऐसे, तो फिर थर्ड राउंड करना पड़ता है। फिर से जो लीस्ट जिनको मिला है वो आउट हो जाते हैं रेस से, उनके जो आगे के प्रेफरेंसेस है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ऐसे करके फाइनली जब एक कैंडिडेट को 50% प्लस वोट्स मिल जाते हैं तो वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। तो ये सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है।
फिर अगला न्यूज आइटम है जीएम मस्टर्ड पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट गिव्स गवर्नमेंट टाइम। तो हमने जीएम मस्टर्ड पॉलिसी कल डिटेल में देखा था, डीएमएच 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो डीएमएच 11 डेवलप किया गया है मिस्टर दीपक पेंटल, एन एग्रो साइंटिस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है इसको जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने ऑलरेडी थम्स अप दिया है, अप्रूव किया, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्टर अप्रूवल पेंडिंग है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि आप बताओ कि कितने टाइम में आप अपनी जीएम क्रॉप की पॉलिसी फाइनलाइज करोगे कि जीएम मस्टर्ड क्रॉप को आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं। तो वो फाइनलाइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आप एक हफ्ते में बताओ सुप्रीम कोर्ट को। तो ये एक्चुअली पीआईएल पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में बाय मिस्टर अरुणा रॉड्रिक्स। तो ये एक्टिविस्ट है। तो ये पिटीशन में उन्होंने क्लेम किया है कि गवर्नमेंट कमर्शियल रिलीज करना चाहती है जीएम मस्टर्ड का, हालांकि उन्होंने करेक्ट टेस्ट किए नहीं, अब तक पूरा इवेल्युएट कंप्लीटली हुआ नहीं है, ऐसे एलिगेशन ये पिटीशन लगा रहा है। तो गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है कि सारे जो व्यू पॉइंट्स है, अपोजिशन है, वो सारा कंसिडर किए जाएंगे, सारे पब्लिक कमेंट्स, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो ये अश्योरेंस गवर्नमेंट ने दिया है। पिटिशनर ये क्लेम करते हैं कि एक्चुअली जो ये फैक्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने अप्रूव तो कर दिया है, पर अब तक उन्होंने जो बायोसेफ्टी डॉजियर है कि ये क्रॉप सेफ है, तो ये बायोसेफ्टी डॉजियर अब तक उन्होंने पब्लिक नहीं किया। तो ये एक फैक्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो ये एक्चुअली पब्लिक करना चाहिए, मतलब अपनी वेबसाइट पे उनको ये पोस्ट करना चाहिए जो अब तक नहीं किया गया। तो ये एक पॉइंट रेज की जा रही है। वो कह रहे हैं कि इवन जीएसी, जैसे हमने कल भी देखा कि जीएसी ने इसको अप्रूवल दिया है, तो ये गवर्नमेंट रेगुलेटर है और ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, वो हाईलाइट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं जो जीएम मस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट विंटर क्रॉप है इंडिया में, ये ग्रो किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटर क्रॉप्स है जो मिड अक्टूबर नवंबर में मस्टर्ड सो किया जाता है इंडिया में, बोया जाता है। तो ये तो कोर्ट ने एक्चुअली इसके ऊपर स्टे लगाया, अक्टूबर 2016 से स्टे इसको एक्सटेंड भी किया गया। तो जीएम मस्टर्ड का कमर्शियल रिलीज पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है और गवर्नमेंट ने भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया। अब गवर्नमेंट को पॉलिसी फाइनलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो ये डिटेल्स है। इंडिया में अब तक सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है बीटी कॉटन। अगर जीएम मस्टर्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये फर्स्ट एडिबल जीएम क्रॉप होगा। एडिबल मतलब ये खा सकते, कॉटन इज नॉट फॉर कंजम्पशन। तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा। और ऑलरेडी कंट्री में काफी सारे जीएम क्रॉप्स के फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं। इवन बीटी ब्रिंजॉल काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में था, इसको भी जीएसी ने अप्रूवल दिया था 2009 में, लेकिन उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर अप्रूवल चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको अप्रूव नहीं किया। इसके ऊपर इंडेफिनिट मॉरेटोरियम लगा दिया कि क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशंस करने चाहिए और इसका सेफ्टी देखना चाहिए, इसके लिए ये मॉरेटोरियम लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाया है कमर्शियल रिलीज पे। तो ये डिटेल्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है इको ब्रिजेस फॉर द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। तो ये इको ब्रिजेस, जो इको फ्रेंडली ब्रिजेस ये बनाए जाएंगे, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो ये तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बाउंड्रीज का शेयर होता है विद तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो ये रीजन है कुमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट से एक कंटिजियस है, मतलब साथ में है लेकिन बाइफिकेटेड है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ हो रहा है। इवन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने यहाँ पे जब विजिट किया था तो उन्होंने कंसर्न बताया कि यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट रीजन है उसका लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे एक कनेक्टिव कॉरिडोर चाहिए। तो ये इको फ्रेंडली ब्रिज यहाँ पे बनाने के प्रपोजल लाए गए हैं। ये कनाल है, यहाँ पे कनाल के ऊपर एक इको फ्रेंडली ब्रिज बनाया जाए, मतलब के इको फ्रेंडली ब्रिजेस कनेक्टिंग इट। तो यहाँ पे मतलब उनको फर्टाइल सॉइल डालनी होगी और यहाँ पे ग्रास और प्लांट्स ग्रो करने होंगे उसके ऊपर। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेड है वो कामोफ्लाज हो जाए। तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे क्योंकि इवन तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व है जो यहाँ पे, उधर देखा गया है कि टाइगर पॉपुलेशन काफी मल्टीप्लाई हो रहा है, काफी इंक्रीज हो रहा है स्पीडीली, और इस वजह से काफी सारे टाइगर्स माइग्रेट होके यहाँ पे सिरपुर बेज्जू रीजन में तेलंगाना में आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये कंटिजियस रीजन लाया जाएगा, मतलब ये कनेक्टिविटी लाई जाएगी विथ इको फ्रेंडली ब्रिजेस, मतलब ये फर्टाइल सॉइल डाल के ये कनाल के ऊपर ब्रिजेस बनाए जाएंगे अगर, तो ऐसे फॉरेस्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, तो फिर इनका मूवमेंट इजी हो जाएगा और टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो पाएगा।
स्पीडीली। तो ये एक स्टेप लिया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है एनुअल अनायुट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये अनायुट्टू फेस्टिवल है फीडिंग ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट को खाना देने का फेस्टिवल, तो फीड करने का। तो ये फेस्टिवल जो है ये केरला के थिस्सूर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वडकुन्नथन टेम्पल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इधर का शिवा टेम्पल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल साउथ इंडिया का है ये। तो ये जुलाई मंथ में होता है, मतलब ये मलयालम मंथ कर्किटकम में होता है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट अनायुट्टू फेस्टिवल याद रखे। तो ये जुलाई मंथ में फेस्टिवल होता है जहाँ पे एलिफेंट्स को डिवोटीज फीड करते हैं। तो ये एलिफेंट्स जो है, ये जो रिचुअल है, इसको माना जाता है कि दिस इज अ वे टू सेटिस्फाई लॉर्ड गणेशा को खुश करने का एक तरीका है। तो ये वडकुन्नथन टेम्पल में किया जाता है अनायुट्टू। ऐसा ही एक फेस्टिवल एलिफेंट रिलेटेड हमने मार्च में भी देखा था, वो था अनावाल पीडी फेस्टिवल। तो अनावाल पीडी जो मार्च में सेलिब्रेट किया गया था, ये भी केरला का फेस्टिवल है। ये दूसरी टेम्पल है, श्री बालक सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल जो है केरला की, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। वो फीडिंग ऑफ एलिफेंट्स का फेस्टिवल था। ये कैचिंग द एलिफेंट्स टेल फेस्टिवल था। तो रिचुअल होता है ये। तो यहाँ पे डिवोटीज एक 100 स्क्वायर मीटर रीजन में एलिफेंट को चेस करते हैं, उनका पीछा करते हैं और उसकी टेल, पूंछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फेस्टिवल रिचुअल है जो यहाँ पे ये माना जाता है कि जैसे चाइल्डहुड प्रैंक्स गॉड सिबलिंग्स गणेशा और बाल सुब्रमण्य स्वामी करते थे, वो डिवोटीज यहाँ रेप्लिकेट करते हैं सिंबॉलिक गेस्चर में। तो ये रेप्लिकेट करता है और यहाँ टेम्पल अथॉरिटीज कहते हैं कि ये पास्ट 1500 ईयर्स से ये फेस्टिवल हो रहा है। और तब ये स्पेसिफिकली न्यूज में था क्योंकि उस टाइम पे इवन तमिलनाडु का जो बुल टेमिंग फेस्टिवल है जल्लीकट्टू, और इवन कंबाला फेस्टिवल जो है ऑफ कर्नाटका बफेलो रेसिंग फेस्टिवल, तो ये सारे फेस्टिवल्स काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में थे विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो ये अनावाल पीडी फेस्टिवल भी उस टाइम पे न्यूज में था। और अब जो हमने देखा वो और एक एलिफेंट रिलेटेड फेस्टिवल है, दिस इज एलिफेंट फीडिंग फेस्टिवल अनायुट्टू। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर सीक्स डिबेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस के ऊपर एक पेटिशन, PIL पेटिशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली बेस्ड NGO है वी द सिटीजन्स, उन्होंने फाइल किया। तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 35A एंड 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस वो यूज करते हैं, नॉन रेसिडेंट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो रहते नहीं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और प्रॉपर्टी खरीदने में इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो ये इस बेसिस पे इन्होंने ये पेटिशन फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अटॉर्नी जनरल ने, कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के ऊपर डिबेट होनी चाहिए क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे 3 जज बेंच अनाउंस किया है इस मैटर को हियरिंग करने के लिए। तो ये 6 वीक्स के बाद ये 3 जज बेंच अनाउंस की जाएगी। तो ये वही है। तो यहाँ पे एक और चीज है कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे इस बारे में बात की थी कि जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 370 के अंदर, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कहती है कि ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता अब, क्योंकि ये फीचर जो है इसको चेंज करने के लिए पावर दिया गया था टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि ये प्रोविजन को अमेंड या रिपील कर सके। लेकिन ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया, इसीलिए ये, हालांकि ये टेम्पररी प्रोविजंस के अंदर लिस्टेड है, आर्टिकल 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेम्पररी प्रोविजंस में लिस्टेड है, पर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का मानना है कि नहीं, ये परमानेंट प्रोविजन है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो है। तो अब इसके बाद यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे डिबेट होगी। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है ये क्यों मिला है और क्या इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं अब तक, और ये जो परमानेंट स्टेटस भी क्लेम किया जा रहा है वो किस बेसिस पे, सब डिटेल में हमने 6 जुलाई को डिस्कस किया था। तो ये आप वो वीडियो में कवर कर सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना होल्ड्स लाइव फायर ड्रिल्स अपोजिट अरुणाचल अमित बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो हम देख रहे हैं कि सिक्किम में डोकलाम रीजन या डोंगलांग रीजन में यहाँ पे स्टैंड ऑफ है, इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे स्टेशनड है, जो भूटान क्लेम करती है कि उनकी टेरिटरी है। तो यहाँ पे इसके अलावा अब चाइना ने माइंड गेम्स खेलना शुरू किया है, वो लाइव फायर एक्सरसाइजेस कर रही है तिब्बत रीजन में नियर अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम रीजन में एक स्टैंड ऑफ है यहाँ पे,
और अब अरुणाचल प्रदेश रीजन में भी वो ये लाइव फायर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जहाँ पे वो जो अरुणाचल प्रदेश को एक्चुअली चाइना क्लेम करती है। तो 1962 इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था उसमें उन्होंने वही अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी क्लेम करते हुए वॉर किया था। तो ये इसको साउथ तिब्बत कहा जाता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहती है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, तो इसीलिए वो चाइना यहाँ पे मैसेज दे रही है इंडिया को कि हम और एक रीजन भी ओपन अप कर सकते हैं स्टैंड ऑफ के लिए। तो एक ये पॉइंट है। और अरुणाचल प्रदेश रीजन में यहाँ पे यारलुंग जांगबो ये रिवर भी यहाँ फ्लो करती है यहाँ पे रीजन में। लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ लाइव फायर एक्सरसाइजेस की गई, ये डिफेंसिव एक्सरसाइजेस थी। मतलब अगर कोई ऑफेंस आता है तो उसको डिफेंस करते हुए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, तो एक केयरफुली कैलिब्रेटेड प्लान्ड एक्सरसाइज थी डिफेंसिव पर्पस के लिए। तो ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है। यालुंग जैंगबो रिवर जो है, ये पता होना चाहिए आपको, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना में यालुंग जैंगबो कहा जाता है इसको। और फिर ये यू पिन बैंड कहा जाता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर एक स्टीप ड्रॉप होता है, 3000 मीटर्स का ड्रॉप होता है फॉर अराउंड 200 किलोमीटर्स। उसके बाद ब्रह्मपुत्र यहाँ पे इंडिया में फ्लो होती है आसाम से, और फिर बांग्लादेश में फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। और रिसेंटली हम वो भी देख रहे हैं, आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर ओवरफ्लो हो रही है और जो फ्लड्स हो रहे हैं इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ इवन रेन्स, इंसेसेंट रेन्स और फ्लडिंग। तो ये है। तो यहाँ पे इवन चाइना के डैम्स है, तो ये डैम्स कंस्ट्रक्ट होने की वजह से भी कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि डैम से फिर चाइना प्लान कर सकती है कितना वाटर वो इसमें अलाउ करके आगे जाने के लिए। तो वो यहाँ पे वाटर ब्लॉक भी कर सकते हो, डैम जो फ्लड गेट्स है उनको ओपन करके वाटर फ्लो भी करवा सकती है। तो ये है ब्रह्मपुत्र। फिर अगला न्यूज आइटम है मलाबार 2017 स्पेक्टेक्युलर एंड टू नेवल ड्रिल। तो ये जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज थी अमंग्स 3 नेशंस, तो ये यूएसए, इंडिया और जापान के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज। तो ये अब खत्म हुई है। ये बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई नियर चेन्नई कोस्ट। तो यहाँ पे यूएसएस निमिट्स जो यूएस की न्यूक्लियर पावर्ड शिप है, और इवन इंडिया की एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रमादित्य, और जापान की हेलीकॉप्टर करियर और उसकी लार्जेस्ट वॉरशिप है जेएस इजुमो, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैरिटाइम एक्सरसाइजेस थी, जॉइंट एक्सरसाइजेस थी। और ये कंट्री ने क्लेम किया है कि ये एक्सरसाइज किसी कंट्री को टारगेट करते हुए नहीं है, ये चाइना को टारगेट करते हुए नहीं है। हालांकि चाइना ने अपने कंसर्न्स रेज किए हमेशा। वो कहते हैं कि ये एक्सरसाइज हम एक दूसरे की इंटरऑपरेबिलिटी समझने के लिए कंडक्ट करते हैं, ताकि अगर कोई जॉइंट एक्सरसाइज चाहिए तो वो इजीली कंडक्ट की जा सकती है। अगर कोई डिजास्टर स्ट्राइक हुआ इस रीजन में तो भी दोनों सारे ये नेशन जो है वो साथ में कोऑपरेट करके फंक्शन कर सकते हैं। तो ये इसलिए है ये एक्सरसाइज, हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पे अपहोल्ड करते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट वही है। यहाँ पे जो साउथ चाइना सी में चाइना का डिस्प्यूट जो है, तो उस वजह से यहाँ पे भी इस रीजन में बे ऑफ बंगाल रीजन में एक्सरसाइज है। लेकिन वही है, रूल ऑफ लॉ और कॉमन मैरिटाइम चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हुए ये एक्सरसाइज की जा रही है, ये क्लेम किया गया। तो ये कोई स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करते हुए नहीं है, तो ऑफिशियली यही स्टेटमेंट दिया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है हायर आउटले ऑन हेल्थ नीडेड। तो ये एक्चुअली एक स्टडी को पब्लिश किया गया इन लैंसेट जर्नल। तो इसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो हेल्थ रिलेटेड गोल्स है उनको अचीव करने के लिए लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, 67 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, जिनका टोटल पॉपुलेशन 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इनको $371 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करना होगा एडिशनली, ताकि ये अपने गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अचीव कर सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये प्लान किए गए बाय यूनाइटेड नेशंस सक्सीडिंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जो टर्न ऑफ द मिलेनियम, जो नया मिलेनियम स्टार्ट हुआ ईयर 2000 में, यूएन ने अनाउंस किए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 8 स्पेसिफिक गोल्स अनाउंस किए गए थे जो अचीव करने बाय 2015। अब 2015 के बाद यूएन ने नए गोल्स जो अनाउंस किए वो उनको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2015 टू 2030 के लिए। तो इनका टारगेट है कि 2030 तक इनको अचीव करना। तो ये दोनों के भी डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये स्टडी में ये एसडीजी हेल्थ प्राइस टैग बताया गया है कि कितना पैसा
इन्वेस्ट करना होगा कंट्रीज को, ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, ताकि ये अपने एसडीजी गोल्स अचीव कर सके 2030 तक। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि जो इनका इन्वेस्टमेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ऑन एन एवरेज 5.6% जीडीपी अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उनको ये इंक्रीज करके 7.5% ऑफ जीडीपी करना होगा इनको हेल्थ स्पेंडिंग को। लेकिन इंडिया में जो है हेल्थ स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफी लो है, इट इज 1.09% ऑफ जीडीपी जो हेल्थ पे एक्सपेंड किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में वो भी टारगेट है कि ये इंक्रीज किया जाए हेल्थ स्पेंडिंग। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है फॉर 2015 टू 2030। तो ये 17 स्पेसिफिक गोल्स है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये थर्ड गोल जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, इसके बारे में अभी डिस्कस किया जा रहा है। और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है जो 8 गोल्स थे, तो इसमें 3 गोल्स थे हेल्थ रिलेटेड। One is reduce child mortality, improve maternal health और combat HIV, AIDS, malaria and other diseases। और ये MDG और SDG में क्या फर्क है, तो ये एक डिफरेंशिएशन भी दिखाया गया है कि ये MDGs जो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे, लेकिन SDGs यूनिवर्सल है, सारी कंट्रीज के लिए है ये। यहाँ पे 8 स्पेसिफिक गोल्स सेपरेट इंडिविजुअल गोल्स बनाए गए थे, और एसडीजीज के जो 17 गोल्स है इनमें 169 विद इन देम टारगेट्स है, और सारे गोल्स को इंटीग्रेट किया गया अराउंड 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये यूएन सेक्रेटेरिएट ने एमडीजीज ने इंडिपेंडेंटली बनाया था, और एसडीजीज जो है वो मेंबर स्टेट्स के साथ निगोशिएट करके बनाए गए, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग ओनरशिप फीलिंग भी है कि उन्होंने खुद ने डिसाइड किया ये। और इसमें मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसका मॉनिटरिंग फॉलोअप क्या होगा, वो डिफाइन नहीं था, लेकिन एसडीजीज के ये सब निगोशिएट किया गया है इंटर गवर्नमेंटली कि कैसे मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे होगा। इवन रिसेंटली जो हम देख रहे हैं वॉल्यूंटरी रिपोर्टिंग हो रहा है नेशंस का, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है एसडीजीज के लिए तो एट यूएन। तो ये हेल्थ गोल्स जो है एसडीजी 3 के अंदर, तो ये मेन फोकस उसके अंदर है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, एड्स, टीबी, मलेरिया और निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए, सब्सटेंस अब्यूज एक टारगेट है, एंड इंजरीज, और इवन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, ये सारे टारगेट्स है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन हेल्थ। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडोनेशिया रीनेम्स पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। तो इंडोनेशिया ने जो उनका नॉर्दर्न एरिया है ईजेड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का साउथ चाइना सी में, उसको उन्होंने नाम दिया है नॉर्थ नतुना सी। तो ये स्टेप लिया गया है क्योंकि बीजिंग यहाँ पे पूरा अपना टेरिटरी क्लेम करती है, तो बीजिंग की 9 डैश लाइन है, तो इनका ये बीजिंग चाइना का बीजिंग मतलब चाइना, तो चाइना का जो आइलैंड प्रोविंस है हाइनान प्रोविंस, तो उसके अक्रॉस उन्होंने जो 9 डैश लाइन बनाई है वो इतना दूर तक एक्सटेंड करता है कि सारे जो और कंट्रीज है जैसे इस रीजन में वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया एंड इवन इंडोनेशिया, इनके सारे के जो ईजेड है यूएन क्लॉज के अंदर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से उनके साथ ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पे हर एक कंट्री के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है। प्लस इवन 2011 में फिलीपींस ने भी यहाँ पे वाटर बॉडी को रीनेम किया था, उन्होंने वेस्ट फिलीपींस सी नाम दिया था इस रीजन को 2011 में। उसके बाद उन्होंने इवन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक केस लेकर गए थे द हेग नीदरलैंड में, और इस ट्रिब्यूनल जो अपना रूलिंग दिया हमने डिस्कस किया है, जुलाई 2016 में ये रूलिंग आया था। उन्होंने कहा कि चाइना के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है जिसके बेसिस पे वो क्लेम करते हैं हिस्टोरिकली हमारा राइट है पूरे साउथ चाइना सी पे, तो ऐसा कोई लीगल बेसिस नहीं है, ये उनका रूलिंग था। लेकिन चाइना ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड दिया कि हम इसको नहीं मानते और ये एप्लीकेबल नहीं है हम पर। एनीवे वो ट्रिब्यूनल के पास कोई राइट्स पावर्स नहीं है कि वो इसको एनफोर्स कर सके, तो ये है। और ये साउथ चाइना सी रीजन दिखाया गया, ये हाइनान आइलैंड जो है चाइना का, और ये 9 डैश लाइन है पूरी, और ये हर एक नेशन का ब्लू रीजन जो है ये 200 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके साथ सबके साथ ये ओवरलैप करती है। ये रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सारा इंटरनेशनल ट्रेड पास होता है, और इधर ऑयल रिजर्व्स भी है, तो यहाँ पे इवन चाइना कोरल रीफ्स जो है उनको डेवलप करके आइलैंड्स डेवलप कर रही है ताकि, और वहाँ पे बेसिस बना रही है अपनी, तो ये सारे डेवलपमेंट भी चाइना के यहाँ हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंसर्न्स है सारे नेशंस के साउथ चाइना सी में ऑन बीजिंग्स असर्टिवनेस, तो ये है। तो यही दिखाया गया है स्पार्टली आइलैंड्स, पैरासल आइलैंड्स, ये मेजर जो रीजन्स है जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है बाय चाइना, और ये मेजर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। तो वही है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सी लेन्स यहाँ से पास होती है, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स है।
फिर अगला न्यूज आइटम है गुजरात हाई कोर्ट डिनाइज रिलीफ टू एसआर स्टील इन इंसॉल्वेंसी केस। तो एसआर स्टील ने गुजरात हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि जो इनको आरबीआई ने रेफर किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है और इसके अगेंस्ट वो हाईकोर्ट से ऑर्डर चाहते। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हमने कल ही कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया, इवन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसके अंदर एस्टैब्लिश किया गया, हम ये सब डिस्कस कर चुके। तो काफी सारी न्यूज आइटम्स होती है जो रिपीट होती है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो बार बार न्यूज में आते हैं और उस वजह से आपका बार बार रिविजन भी होता है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो आपको एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर जब आपको पूरा रिविजन करना होता है तो वो एक बर्डन नहीं होता है और ये इजीली आप याद भी रखोगे। तो ये जो है ये करेक्ट वे एंड आइडियल वे टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स है कि आप डेली उसको कवरेज दो। तो ये जैसे बार बार आपको जब सामने आता रहेगा तो आपको अपने आप ही रिविजन हो रहा है, तो आपको फिर स्पेशली बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है, तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर इनको रेफर किया गया, जो हमने देखा था रिसेंटली न्यूज में कि आरबीआई ने, जून की मंथ की न्यूज थी, यहाँ दिया गया 13 जून स्पेसिफिकली को, जो आरबीआई का सर्कुलर आया था तो उन्होंने कहा था कि ये 12 फर्म्स है जिनके जो एनपीएज है वो 5000 करोड़ से ज्यादा एनपीएज है, इनके आउटस्टैंडिंग लोन्स है। तो इनको हर एक को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ये रेफर किए जाए, इसके अंदर इनको लाया जाए, इसके लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो ये आरबीआई ने अनाउंस जब किया था, क्योंकि आरबीआई को भी स्ट्रेंथन किया गया था, पावर्स दिए गए थे थ्रू एन ऑर्डिनेंस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ऑर्डिनेंस से अमेंड किया गया और आरबीआई को पावर्स दिए गए। तो ये उसके बाद जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो एसआर स्टील भी इनमें से एक है, उनका आउटस्टैंडिंग लोन 5000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि हम अपने लेंडर्स जो है उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और डील्स कर रहे हैं। तो अगर ये अब ये स्टेप लिया जाएगा आरबीआई से तो हमारे जो डिस्कशन है उनमें फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसके अंदर वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये गुजरात हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है कि ये कोई आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं है, आरबीआई जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कोई इरेशनल, अनजस्ट और आर्बिट्ररी नहीं है जैसे ये कंपनी क्लेम कर रही है। आरबीआई के पास पावर्स है और आपके जो भी कंसर्न्स है वो आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास आपकी हियरिंग होगी। तो ये ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द डिटेल्स वो डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो वही गुजरात हाईकोर्ट ने रूलिंग दिया है, ऑर्डर दिया, ये पिटीशन को डिसमिस किया है और एसआर स्टील ने भी ये रूलिंग को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा है हम अपना आर्ग्यूमेंट अब ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने रखेंगे। तो ये रिस्पॉन्स आया है। तो वो यहाँ पे दिया गया है, कंपनी जो है एसआर स्टील, इनका 45,000 करोड़ का लोन है जिसमें से इन्होंने 31,675 करोड़ जो है ये एनपीए बन चुका है एज ऑफ मार्च 2016। तो ये स्टेटस है। तो मोर देन 5,000 करोड़, मतलब आप देख सकते हैं कितना करोड़ का ये एनपीए। आरबीआई ने जो एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था उसमें उन्होंने ये सारा सामने लाया है और वही आरबीआई ने क्लेम किया था कि मार्च 2017 तक जो ग्रॉस एनपीएस है कंट्री में वो 7,28,768 करोड़ है। तो इतना पूरा ग्रॉस एनपीएस है, दिस इज 5% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। तो ये सारे एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए स्लोली स्टेप्स लिए जा रहे हैं और आरबीआई वही कह रही है कि जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनके ऊपर एनपीए का बर्डन सबसे ज्यादा है। 12% उनकी टोटल एडवांसेस जो है वो एनपीए है। तो जितना उन्होंने लोन्स दिए उनमें से 12% लोन्स एनपीए बन चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये है, और ये जो बॉक्स है यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्चुअली होता क्या है और स्ट्रेस्ड एसेट्स एक टर्म यूज किया जाता है जो विच इज अ ब्रॉडर टर्म देन एनपीएस। तो ये क्या मतलब होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि क्योंकि लोन्स हमने डिस्कस किया पहले भी, लोन्स है वो बैंक्स के एसेट्स है, क्योंकि लोन्स के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो कमाते हैं, बैंक्स का वो कमाई होती है। तो ये एसेट अगर नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है तो कब नॉन परफॉर्मिंग होता है? जब उन्होंने जो बोरोअर्स है उन्होंने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे ही नहीं किया फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड है इंडिया में या 90 डेज। तो अगर 90 डेज तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट कोई पेमेंट नहीं आया तो वो एसेट फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई किया जाता है। ये है। रीस्ट्रक्चर्ड एसेट क्या होता है? रीस्ट्रक्चर्ड एसेट मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनको रीस्ट्रक्चर किया गया, मतलब कि बोरो को टाइम दिया गया, बैंक्स ने टाइम दिया कि अच्छा आप और टाइम लो, रीपे करो, या इंटरेस्ट रेट उनके लिए कम कर दिया कि अब इजी कर दिया आपके लिए, अब पे करो, या तो पार्ट ऑफ लोन को इक्विटी बना दिया कि वो कंपनी में वो इक्विटी होगी बैंक की,
वो ऐसे कर दिया, या तो एडिशनल फाइनेंसिंग उनको दिया कि वो कंपनी कह रही है हमको, मतलब जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है कि हमारा बिजनेस वायबल करने के लिए हमको और पैसे की जरूरत है, तो फंडिंग करने से अगर कंपनी बिजनेस कर पाएगी और पे कर पाएगी तो वो एडिशनल फाइनेंसिंग भी बैंक्स कभी देते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो लिए जाते हैं जिससे ये एसेट को रीस्ट्रक्चर किया गया ताकि ये बैड लोन ना हो, तो ये मॉडिफाई करके एक न्यू लोन की तरह हो जाता है, लेकिन अंडरलाइंग वो एनपीए ही था। तो ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन को भी स्ट्रेस एसेट्स में ऐड किया जाता है। तो ये स्ट्रेस एसेट्स मतलब एनपीएस प्लस रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स प्लस रिटर्न ऑफ एसेट्स। अब ये रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होते हैं, मतलब जो बैंक्स की ये एनपीएस है जिनके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर उनके लिए बैंक्स को कोई और तरीके से प्रोविजन करना पड़ता है। तो या तो वो इवन गवर्नमेंट या कहीं और तरीके से कंपेंसेट किया जा रहा है उनको, तो फिर वो अपने बैंक्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये लोन्स का डिटेल्स निकाल देते कि वो उनको वहां मेंशन नहीं करते, उसको किसी और तरीके से उन्होंने कंपेंसेट कर दिया। तो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वो रिटर्न ऑफ हो गया। बोरोवर के लिए वो पार्डन नहीं होता है, बोरोवर को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, उनके ऊपर अभी भी लायबिलिटी है पे करो, पर बैंक्स अपना फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उनमें एडजस्ट करती है, इसीलिए उसको रिटर्न ऑफ लोन्स एसेट्स कहते हैं। लेकिन ये रिटर्न ऑफ एसेट्स भी स्ट्रेस एसेट्स में ऐड किया जाता है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है जीएसटी काउंसिल अप्रूव्स हायर रेट्स ऑफ सेस फॉर सिगरेट्स। तो ये जीएसटी काउंसिल हमने कई बार डिस्कस किया जब जीएसटी फाइनलाइज हो रहा था। दिस कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं। तो इनकी 19th मीटिंग की गई और ये स्पेसिफिकली सिगरेट्स के ऊपर जीएसटी और सेस डिसाइड करने के लिए था। तो जीएसटी ऑफ कोर्स 28% जीएसटी रेट्स है सिगरेट्स पर, और जो सेस इन पे इम्पोज किया जाएगा कंपेंसेशन सेस, वो फाइनलाइज किया गया बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिगरेट्स। तो जो हायर एंड सिगरेट्स है उनके ऊपर 36% सेस लगाया गया है कंपेंसेशन सेस, बाकी सब पे आप देख सकते हैं 5% जितना सेस। तो ये डिसीजन लिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है पेमेंट बैंक फिनोपेटेक एक्सपेक्ट्स टू बिकम प्रॉफिटेबल इन 2 to 3 years। तो ये पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो एक्चुअली पेमेंट बैंक्स का लाइसेंस दिया गया था बाय आरबीआई इन अगस्त 2015 टू 11 कंपनीज। तो 11 कंपनीज जिनको लाइसेंस दिए गए थे, इनमें से 3 कंपनीज ने अपने लाइसेंसेस गिव अप कर दिए। ये है टेक महिंद्रा, चोलामंडलम फाइनेंस और दिलीप सांघवी आईडीएफसी टेलेनॉर जॉइंट वेंचर। तो ये तीनों ने अपना लाइसेंस गिव अप किया। ये पेमेंट्स बैंक्स होती क्या है, तो ये एक्चुअली डिफरेंशिएटेड बैंक्स कही जाती है, मतलब ये फुल फ्लेजेड बैंक्स नहीं है, इनको एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो पेमेंट बैंक्स जो होती है ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन ये लोन्स नहीं दे सकती। तो इनके पर डिपॉजिट्स भी मैक्सिमम अप टू 1 लाख डिपॉजिट ले सकते हैं पर अकाउंट में। तो ये पेमेंट्स बैंक्स जो है, तो इनको जो 11 कंपनीज को लाइसेंस दिया गया, तो अब सिर्फ 8 कंपनीज ही एप्लीकेंट्स ही है इन द फ्रे। तो ये अपना पेमेंट्स बैंक्स डेवलप कर सकती है। इनमें से एक इंडियन पोस्ट भी है, इंडिया पोस्ट, प्लस इवन एयरटेल मनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इवन वोडाफोन एम पेसा, इवन आदित्य बिरला नूवो और विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा मीन्स पेटीएम। तो ये सारे जो है फिनोपेटेक और इवन एनएसडीएल, इनके पास पेमेंट बैंक लाइसेंस है अभी। तो फिनोपेटेक का जो इंटरव्यू लिया गया रिसेंटली, ये जो हिंदू में आया था, तो ये वही कह रहे हैं कि हम 2-3 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बिजनेस मॉडल वायबल है, क्योंकि ये जो बाकी कंपनीज ने लाइसेंस गिव अप किया, तो वो कहते हैं कि हम अगर बैंक डिपॉजिट लेगी लेकिन लोन नहीं देगी तो इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकती, तो ये वो बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा उनका। लेकिन ये गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये अनाउंस किया था डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ताकि ये जो है बैंक्स की तरह फंक्शन कर सके और इनकी वजह से बाकी बैंक्स को कंपटीशन मिले और वो भी जो नो फ्रिल्स अकाउंट्स वगैरह बेसिक अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करे। तो इसीलिए ये टू ब्रिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन पेमेंट बैंक्स अनाउंस किए गए थे। तो ये पेमेंट बैंक्स जो है उनके ऊपर नॉर्म्स है कि वो डिमांड डिपॉजिट मैक्सिमम 1 लाख तक ले सकते हैं, लोन्स नहीं दे सकते, टर्म डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, और 75% जो उनके डिपॉजिट्स है वो उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने होते हैं। मैक्सिमम 25% वो और कोई बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये, और इससे जो यूजर्स को बेनिफिट होते हैं वो वही है कि उनको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख तक ही उनका डिपॉजिट है मैक्सिमम। तो वही है बेसिक अकाउंट, जिसकी वजह से उनको कंपटीशन देंगे बाकी बैंक्स को, और इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। और एक जो डिफरेंशिएटेड बैंक थी वो थी स्मॉल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये स्मॉल
लोन्स, बड़े नहीं पर स्मॉल लेवल पे लोन्स दे सकते। तो 75% इनके लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर को होना चाहिए। तो प्रायोरिटी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड, तो ये भी एक्सपांड किया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी काफी सारे प्रोविजन सब लाए गए हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक्चुअली जो बैंक्स है सबके लिए वो कंपलसरी होती है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 75% रखा गया है कि उनको 75% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। और दोनों पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स दोनों के लिए एटलीस्ट उनके 25% जो ब्रांचेस है वो अनबैंक्ड एरियाज में होने चाहिए। तो ये एक इनके ऊपर प्रोविजन भी है। और जैसे हमने डिस्कस किया 75% डिपॉजिट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और 25% बाकी बैंक्स में हो सकते हैं। तो ये सारे इनके ऊपर लिमिटेशन है। 1 लाख का कैप है डिपॉजिट्स के लिए। और यही है, ये क्या नहीं कर सकते, व्हाट दे कांट डू, क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते, लोन्स नहीं दे सकते, एनआरआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस ये सारे वो नहीं कर सकते, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लार्ज लोन्स नहीं दे सकते। ये सारा सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो ये नहीं कर सकते। लेकिन ये पेमेंट बैंक्स के एटीएम्स हो सकते हैं, जो डिपॉजिट्स है तो विड्रॉवल्स हो गए, तो एटीएम्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स वो इनकी तरह फंक्शन कर सकते हैं। तो ये है, ये सारे डिटेल्स है। 2 नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आरबीआई ने अनाउंस किए रिसेंटली, जो है वो लेटेस्ट आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक। इसके अलावा जो ये 11 पेमेंट बैंक्स है और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी अनाउंस की गई है। तो मेजरली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है जिनको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का लाइसेंस दिया गया है बाय आरबीआई। फिर लास्ट न्यूज आइटम है इको फ्रेंडली प्लास्टिक। एनीवन? तो ये साइंटिस्ट ने इको फ्रेंडली प्लास्टिक डेवलप किया है यूजिंग लेमन एक्सट्रैक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेमन एक्सट्रैक्ट है ये लिमोनिन, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इजीली अवेलेबल है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और इनको यूज करके उन्होंने पॉलीकार्बोनेट्स बनाए हैं। तो ये जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं तो उनका जो प्रीकर्सर है वो टॉक्सिक मटेरियल माना जाता है बीपीए, बाइस्फेनॉल ए। इसको इवन पोटेंशियल कार्सिनोजन माना जाता है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये फियर्स है। हालांकि यूएस यूके में बीपीए को अप्रूवल दिया गया है कि ये सेफ केमिकल है, लेकिन काफी कंट्रीज जैसे फ्रांस, डेनमार्क, टर्की, यहाँ पे बीपीए को बैन किया गया है बेबी बॉटल्स के प्रोडक्शन। तो बीपीए सेफ है, ये कंसर्न्स अभी भी फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि बेस इनका बीपीए का जो सोर्स है वो पेट्रोलियम से होता है, प्लास्टिक जो बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे कंसर्न्स है। तो अब ये इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनाया गया है पॉलीकार्बोनेट्स यूजिंग लेमन एक्सट्रैक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक डेवलपमेंट है। और इवन ये जो इको फ्रेंडली प्लास्टिक है इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी काफी हाई है, मतलब कि ये प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब ये और सेफ हो जाता है क्योंकि प्लास्टिक हीट करने पे भी इतना जल्दी मेल्ट नहीं होगा, तो दैट इज कंसिडर्ड सेफर। तो ये न्यूज है इको फ्रेंडली प्लास्टिक। तो ये बीपीए रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो मेंशन किए गए। तो ये यूज किया जाता है क्योंकि काफी ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से, कि ये जो बीपीए की वजह से बेबी बॉटल्स होती है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, नॉन डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स होती है वो शटर प्रूफ प्रॉपर्टी आ जाती है, कैंड फूड के लिए यूज किया जाता है ये प्लास्टिक विद बीपीए, तो इससे कोरोजन, फूड कंटेमिनेशन नहीं होता है, लेकिन कंसर्न्स भी है कि ये कार्सिनोजन भी हो सकता है, कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। तो वही है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।